ओके, लास्ट क्लास में अपन क्या किया था? लास्ट क्लास में अपन किया था एग्रीगेट डिमांड के बेसिक कंसेप्ट्स को, राइट? हमने एग्रीगेट डिमांड के बेसिक कंसेप्ट्स को किया लास्ट क्लास में, और समझा कि आखिरकार एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, ठीक है, आपस में उनका चार्ट किस तरीके से बनता है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, कंजम्पशन कर्व कभी भी नेगेटिव नहीं होता है बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। उस ऑटोनोमस कंजम्पशन को करने के चक्कर में अपन सेविंग्स को डिससेव करते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज डिस सेविंग्स। यानी कि सर, कंजम्पशन कर्व जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व रहता है, और सेविंग्स कर्व जो है सर वो थोड़ा नेगेटिव से शुरू होता है, जीरो होता है, एंड देन उसके बाद बढ़ने लग जाता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वैसे वैसे आपका सेविंग्स कर्व जो है वो भी इंक्रीज होता रहता है। एग्रीगेट सप्लाई कर्व वाज आल्सो इक्वल टू द इनकम कर्व, ठीक है, यानी कि एएस वाज इज आल्सो इक्वल टू वाई, यानी कि नेशनल इनकम। एंड एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट्स थे, सी प्लस एस, कंजम्पशन और सेविंग्स। सिमिलरली एग्रीगेट डिमांड के ऐसे तो चार कंपोनेंट्स हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, पर उसमें से हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से दो ही पढ़े, जो कि थे सी और आई। इन्वेस्टमेंट जो है वो भी दो टाइप का था, एक था आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और एक था आपका इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बोले तो वो इन्वेस्टमेंट जो कि चेंज नहीं होता है डिस्पाइट द लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या है, जो कि प्रॉफिट के साथ साथ में, बिजनेस के साथ साथ में बढ़ते रहता है। और हम लोग केन्स जो ये थ्योरी पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें हम लोगों ने ये देखा कि जो इन्वेस्टमेंट है वो है आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये कुछ बेसिक पार्ट अपन ने लास्ट क्लास में किया था, ठीक है, रिगार्डिंग एग्रीगेट डिमांड का बेसिक्स। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ यूनिट 1 एग्रीगेट डिमांड का, जो कि है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या फिर कंजम्पशन फंक्शन के बारे में। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है पहले तो ये समझो कि जब अपन प्रैक्टिकल्स के बारे में बात करेंगे ना, तो ये सब पोर्शन से प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। मतलब ऐसे तो एक प्रैक्टिकल पोर्शन का एक पर्टिकुलर पार्ट है जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है, बट ये वाला जो पार्ट है ना, इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछते हैं। मतलब एक बिगनिंग हो गया, मतलब एक ट्रेल हो गया, यहाँ से प्रैक्टिकलिटी शुरू रहता है मतलब। ठीक है, तो उस प्रैक्टिकल पोर्शन को समझने के लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो अपने को समझना था या जो रिवाइज करने वाले हैं अभी, वो है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है सर इनकम का कितना पोर्शन आपने कंज्यूम किया। क्या बोला मैंने? इनकम का कितना पोर्शन आपने कंज्यूम किया। जैसे आपने लिखा हुआ, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे बगल में आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, c इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। इसका मतलब क्या हुआ? c इक्वल टू फंक्शन ऑफ y का मतलब क्या हुआ कि सर कंजम्पशन जो है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनकम का, ठीक है, इनकम का कितना पोर्शन, ठीक है, इनकम का कितना पोर्शन अपन क्या कर रहा है, अपन क्या कर रहा है, अपन कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, इनकम का कितना पोर्शन अपन कंज्यूम कर रहा है। अगर अपन 100 रुपया कमा रहा है, इफ द इनकम इज 100 रुपीज, और उसमें से मैं आपको बोलूं कि कंज्यूम आपने किया, खर्चा आपने किया 80 रुपया, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं सर आपने 0.80 या फिर 80% जो है कंज्यूम कर दिया है। तो यहाँ आप लोग क्या बोलेंगे सर कि आपने 80% या फिर 0.8 पोर्शन जो है, अगर 1 रुपया के बारे में बात करें तो उसमें से 80 पैसा आपने खर्चा कर दिया है। और अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो सर 100% में से 80% आपने कंज्यूम कर लिया है। ठीक है, 80% आपने कंजम्पशन कर लिया, 80% आपने पैसे को खर्च कर दिया है, यही बताने की कोशिश कर। ठीक है, और जिस तरीके से प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ना, अगर आपको याद होगा, ठीक है, जिस हिसाब से प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, सिमिलरली एक और पार्ट है आपका जो कि है प्रोपेंसिटी टू सेव। क्या है? प्रोपेंसिटी टू सेव। इसका मतलब क्या हुआ? एकदम सेम मतलब है, एकदम सेम। सेम क्या मतलब है कि सर आप इनकम का कितना पोर्शन, इनकम का कितना पोर्शन सेव करते। ठीक है, इनकम का कितना पोर्शन आप सेव करते हो। ठीक है, इनकम का कितना पोर्शन। सोचो अगर अभी 100 रुपया अपन ने कमाया, ठीक है, 100 रुपया अपन कमाया, कंजम्पशन किया 80 रुपया का, तो अपन सेव कितना किया? 20 रुपये। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं सर 0.20 या फिर 20% क्या हो गया? प्रोपेंसिटी टू। ठीक है, जैसे 0.8 जो है वो हो गया आपका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सिमिलरली ये जो 0.2 है वो क्या हो गया आपका? प्रोपेंसिटी टू। ठीक है,
तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि अपने को पढ़ना है रिगार्डिंग प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या हुआ, इनकम का कितना पोर्शन अपन ने कंज्यूम किया, अपन ने खर्चा किया, उसको अपन बोलेंगे क्या, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और सिमिलरली इनकम का कितना पोर्शन आपने सेव किया, उसको अपन बोलेंगे प्रोपेंसिटी टू। ठीक है, अब दोनों एकदम सेम ग्राउंड्स पे चलते हैं। और अभी हम लोगों ने ये भी देखा कि सर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव जो है उसमें आपस में लिंक है। ठीक है, उसमें आपस में लिंक कैसे है कि सर अगर आपने 100 रुपया कमाया, ठीक है, अगर आपने 100 रुपया कमाया और उसमें से अगर आपने 80 रुपया खर्चा किया, तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना हुआ, 0.8, क्योंकि आपने 80 रुपया खर्चा किया 100 रुपया का कमाई में, और 20 रुपया आपने क्या किया, सेव किया, यानी कि प्रोपेंसिटी टू सेव कितना हो गया, 0.2। यानी कि सर इनकम का एक पोर्शन अपन कंज्यूम करते हैं और दूसरा पोर्शन अपन क्या करते हैं, सेव करते हैं। यानी कि एक चीज आप मतलब बताने की कोशिश ये कर रहे हो कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव आपस में इंटर रिलेटेड है जी, आपस में इंटर रिलेटेड है ये चीज। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को, ये दोनों चीज आपस में इंटर रिलेटेड है। मतलब अगर आपने एक निकाल लिया, दूसरा को निकालना बहुत ही ईजी है। ठीक है, बहुत ही ईजी है। मतलब कि अगर आपका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर 0.7 है, तो नेचुरल सा बात है प्रोपेंसिटी टू सेव कितना होगा, 0. क्योंकि मैक्सिमम एक रेशियो में वैल्यू कितना हो सकता है, वो है 1। यानी आपका इनकम अगर 1 रुपया है, 0.7 जो है आप खर्चा कर रहे हो और 0.3 जो है अपन सेव कर। ठीक है, ये पे रिवीजन कर रहा है इसलिए मैं फटाफट बता रहा हूँ, इसमें कोई डाउट हुआ तो हाथों हाथ बताने का मेरे को। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी क्या समझा, बेसिक्स अबाउट प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, चलो अभी एक एक को डिटेल में डिस्कस करते हैं आराम से। पहले रिलेशन बता दिया, सब कुछ बता दिया आप लोगों को मैंने, फटाफट एक बार डिस्कस करते हैं इसमें। कि जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ना, उसके दो पार्ट्स हैं। एक है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक हो गया क्या, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और दूसरा है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, एकदम बेसिक्स याद करो वापस से। ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या था। ठीक है, एवरेज का मतलब होता है, ठीक है, यहाँ पे देखो आप लोग, मैं एग्जांपल के साथ बता देता हूँ हाथों हाथ आप लोग को। ठीक है, यहाँ पे एक बार नोटिस करो, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में एक चार्ट देखो, ये वाला चीज को। ठीक है, अपन थर्ड वाला एग्जांपल देखते हैं एक बार के लिए। अगर अपन ने 300 रुपया कमाया, सोचो अगर आपने 300 रुपया कमाया, ठीक है, और 280 रुपया खर्चा किया। अगर मैंने 300 रुपया कमाया और 280 रुपया खर्चा किया, ठीक है, इसका मतलब क्या है समझो। ऑन एन एवरेज, if I am earning rupees to 300, if I am earning rupees 300, मैं 300 रुपया कमाया, मैंने कितना रुपया कमाया, मैंने 300 रुपया कमाया, और उसमें से मैंने सेव कितना किया, मेरे को नहीं पता सेव कितना किया, क्योंकि अभी तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बता रहे हो। हाँ रुको रुको, 300 रुपया अगर मैंने कमाया और उसमें से अगर मैंने 280 रुपया खर्चा किया, ठीक है, इतना बार रिपीट क्यों कर रहे हो, रिविजन करवा रहे हो ना, बट फिर भी बस सुन लो ना अच्छे से। ठीक है, तो 300 रुपया अगर कमाया और 280 रुपया अगर आपने खर्चा किया है, मतलब कि सर अगर 300 रुपया कमाई कर रहा है, 280 रुपया खर्चा किया है, ऑन एन एवरेज कितना खर्चा कर रहे हो, अगर आप वो रेशियो में मुझे बता दो, तो वो हो गया एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब कि अगर मेरे को रेशियो में निकालना, मैं कैसे निकालूंगा कि सर अगर 300 रुपया कमाई था, उसमें से 280 रुपया मैंने खर्चा कर दिया, तो ये क्या हो गया, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यानी कि अगर मैंने 1 रुपया कमाया है, 1 रुपया अगर मैंने अर्न किया है, तो मैं 0.93 ऑन एन एवरेज, अगर 1 रुपया मैं कमा रहा हूं तो 0.93 जो है वो खर्चा कर रहा। ठीक है, अगर मैं 1 रुपया कमा रहा हूं तो 0.93 खर्चा कर रहा हूं। ठीक है, दिस इज नथिंग बट एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। उस पर्टिकुलर लेवल पे आपने कितना खर्चा
किया, उस पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम में आपने कितना खर्चा किया। पहले एग्जांपल में देखो 100 रुपया कमाया और 120 रुपया खर्चा कर दिया, ये कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ डिस सेविंग्स। तो आपका एपीसी कितना होगा? 1.20। इसका मतलब क्या है? आपने 1 रुपया कमाया, ठीक है, 1 रुपया का आपने कमाई किया और 1.2 का आप खर्चा कर रहे हो। 1 रुपया कमा के आप 1.2 का खर्चा कर रहे हो। दिस इज नथिंग बट व्हाट? दिस इज नथिंग बट एपीसी। यानी कि सर एपीसी क्या 1 से ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कब होगा? जब आपका डिस सेविंग्स। कब होगा? जब आपका डिस सेविंग्स होगा। सिमिलर देखो 200 रुपया कमाया, 200 रुपया खर्चा किया, एपीसी कितना होगा? 1। 300 रुपया कमाया, 280 रुपया खर्चा किया, वापस एपीसी और कम हुआ। यानी कि शुरू शुरू में एपीसी ज्यादा रहता है, फिर 1 होता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है वैसे वैसे आपका एपीसी भी गिरता रहता है। देखो यहाँ पे पहले देखो 1.20 है, फिर 1 हुआ, फिर 0.93 हुआ, फिर 0.90 हुआ। यानी कि तरीका क्या है एपीसी निकालने का? देखो ये रहा तरीका निकालने का। एपीसी इज इक्वल टू कंजम्पशन बाय इनकम। ठीक है, इसको कैसे रीड करेगा अपन? इनकम का कितना पोर्शन आपने कंज्यूम, इनकम का कितना पोर्शन आपने कंज्यूम किया। अगर बुक में नहीं लिखा हुआ है तो लिख लेना, इनकम का कितना पोर्शन आपने कंज्यूम किया। मेरे हिसाब से तो लिखा हुआ रहना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन जो है वो तो आप लोगों का किया हुआ ही होगा वैसे तो। एपीसी फॉल्स विद एन इंक्रीज इन इनकम, मैंने आपको दिखाई दिया कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता रहता है वैसे वैसे आपका एपीसी जो है वो फॉल होते रहता है। एपीसी कैन नेवर बी जीरो, ठीक है, एपीसी कैन नेवर बी जीरो बिकॉज, ठीक है, एपीसी क्यों कभी जीरो नहीं हो सकता है? बिकॉज कंजम्पशन जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, एंड दैट इज व्हाई एपीसी जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इनफैक्ट एपीसी जो है वो ग्रेटर देन 1 हो सकता है ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू ऑटोनोमस कंजम्पशन और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस। ये मैंने देख लिया, एग्जांपल था आपका 1.20 वाला, ठीक है, व्हेन एपीसी वाज 1.20, ठीक है। हाँ, बट एपीसी निकलेगा नहीं ना, डिवाइड जब करोगे तो क्या निकलेगा? देखो 40 डिवाइड बाय 0 क्या होता है? एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज अनडिफाइंड ना, समझ रहे? इसलिए पहले वाला लेवल पे डैश दिया था, ये अनडिफाइंड वैल्यू है ना, इसकी वजह से, ठीक है। इसे थोड़ा सा इनकम जब कमाते हो आप, क्योंकि एपी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या है? कितना इनकम कमाने पे आप कितना खर्चा कर रहे हो। तो इनकम कमाना पड़ेगा ना पहले, तभी तो अपन बता पाएगा ना कि इनकम का कितना पोर्शन अपन कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। चलो, फिर नेक्स्ट जो है वो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। डाउट होने से बताता रहना, हाँ चैट जो है वो ओपन है, ठीक है, बताता रहना मेरे को कि कुछ डाउट होने से, ठीक है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या था? देखो सॉरी, पहले हमने डिस्कस किया एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मार्जिनल मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या बोला मैंने? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या हुआ? मार्जिनल का मतलब होता है चेंज। मार्जिनल का मतलब क्या होता है भाई? और बनो होता है, ये मार्जिनल का मतलब होता है क्या होता है? चेंज, ठीक है। मतलब कि सर मतलब अगर मैंने बोला कि पहले मैं कमाता था 100 रुपया और खर्चा करता था 80 रुपया, क्या बोला मैंने? मैं कमाता था पहले 100 रुपया और खर्चा करता था 80 रुपया। अब मैं कमाता हूं 200 रुपया और खर्चा करता हूं 150 रुपया। पहले मैं कमाता था 100 रुपया और खर्चा करता था 80 रुपया, अब मैं कमाता हूँ 200 रुपया और खर्चा करता हूँ 150 रुपया। मतलब कि क्या है इसका? मतलब ये है कि सर इनकम कितना बढ़ा इसमें, इनकम कितना बढ़ा? इनकम बढ़ा मेरा 100 रुपया से। इनकम बढ़ा मेरा कितना से? इनकम बढ़ा मेरा 100 रुपया से, और उसकी वजह से मेरा कंजम्पशन कितना बढ़ा? कंजम्पशन मेरा कितना बढ़ा? 70 रुपया का बढ़ा क्या? 70 रुपए का बढ़ा क्या? तो यानी कि सर अगर 100 रुपया इनकम बढ़ता है, इसका मतलब क्या है? जो नीचे मैंने बनाया ना, चेंज इन वाई एंड चेंज इन सी, इसका मतलब क्या है? सर अगर इनकम बढ़ता है ना तो उसकी वजह से आपका कंजम्पशन कितना बढ़ता है। यानी कि अगर आप पहले 10,000 रुपए कमा रहे थे, अब अगर आप 20,000 रुपए कमाते हो तो मैं आपको पूछूंगा, अगर मैं पूछूं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे सर तो चेंज हुआ ना इनकम। कितना इनकम चेंज हुआ? 10,000 रुपया इनकम चेंज हुआ। उस इनकम चेंज की वजह से अब आप खर्चा कितना करते हो? अब आप खर्चा कितना करते हो? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपका इनकम बढ़ रहा है, यहाँ पे इक्विवेलेंट लेवल पे आपका खर्चा भी बढ़ रहा है। यहाँ पे मतलब क्या समझ में आ रहा है अपने को? अगर मैं आपको पूछूं यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि अगर मैं 100 रुपया अर्न कर रहा हूं, अगर मैं 100 रुपया अर्न कर रहा हूं यहाँ पे, तो उसमें से
एक्स्ट्रा अगर अर्न कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं 70 रुपए खर्चा कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो कि अपन कैसे निकालता है, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, बोले तो 70/100 यानी कि 0.70। इसका मतलब क्या है, 0.70 निकालना बड़ा बात नहीं है। इसका मतलब क्या है सर, अगर इनकम चेंज हो रहा है, इनकम अगर चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से आपका खर्चा कितना चेंज हो रहा है। आपका अगर इनकम चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से आपका खर्चा कितना चेंज हो रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं हम लोग एमपी। एवरेज में क्या था सर, ऑन एन एवरेज उस लेवल ऑफ इनकम में आप कितना खर्चा कर रहे हो, बस खत्म, चिल। एमपीसी क्या बता रहा है सर, चेंज के हिसाब से बताओ कि इनकम अगर चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से अपना खर्चा भी कितना चेंज हो रहा, ठीक है। दिस वाज एमपीसी, ठीक है। अब बात है, कुछ कुछ चीजें हैं जो कि डिस्कस करते हैं हम लोग कि सर क्या एमपीसी जो है, क्या एमपीसी, देखो यहाँ पे एमपीसी जो है जनरली 0 से लेके 1 तक रहता है, ठीक है। आपका एपीसी जो था वो कभी भी 0 नहीं हो सकता था, अगर आपको याद होगा तो ऊपर लिखा हुआ भी है, एपीसी कैन नेवर बी 0, ठीक है, एपीसी कैन नेवर बी 0, बट एमपीसी जो है वो 0 हो सकता है। एमपीसी 0 कब होगा, एमपीसी 0 कब होगा, जब भैया अगर आप 100 रुपया कमा रहा था, आपका खर्चा हो रहा था 80 रुपया, अब आप 200 रुपया कमा रहे हो, तब भी आपका खर्चा अगर 80 रुपया है, तो चेंज इन इनकम हुआ आपका 100 रुपया का, खर्चा हुआ आपका 0, 0/100 कितना होगा, 0। तो यानी कि सर अगर आपका इनकम बढ़ने के वजह से भी, अगर आपका इनकम बढ़ भी गया तब भी अगर आपका खर्चा नहीं बढ़ा, क्योंकि ये तो चेंज के बारे में बता रहा है, तो अगर आपका इनकम बढ़ भी गया उसके बाद भी अगर आपका खर्चा नहीं बढ़ा, तो उस केस में एमपीसी क्या हो जाएगा, एमपीसी हो जाएगा 0, ठीक है। इसको लिखना था तो देख लेते हैं वाला एग्जांपल को, ठीक है, कूल। फिर देखो 1 कब होगा, एमपीसी 1 कब होगा, जब आपने जो अगर 100 रुपया कमाया, ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 बता रहा हूँ, ये हो रहा है जब 0 हो रहा है, ठीक है, ये केस नंबर 1, ठीक है। आपने 100 रुपया कमाया, आपका खर्चा था 80 रुपया, आपने 100 रुपया एक्स्ट्रा कमाया, आपका खर्चा 120 रुपया और बढ़ गया, ठीक है। तो अभी कितना हो रहा है देखो, चेंज इन इनकम कितना हुआ आपका, सर ये 200 हो गया, ठीक है। मैंने कुछ गलती किया क्या, ये गलती कर दिया ना मैंने, थोड़ा सा गलती कर दिया इस पे, ये होगा 180, ठीक है। इनकम कितना चेंज हुआ 100, खर्चा कितना चेंज हुआ 100, 100/100 कितना होगा 1, ठीक है। मतलब कि क्या समझ में आया आप लोग को कि 0 कब होगा एमपीसी, जब पूरा का पूरा इनकम जो आपने कमाया वो पूरा का पूरा आपने सेव कर लिया, एक भी रुपया आपने नया खर्चा नहीं किया, एक्स्ट्रा कुछ खर्चा नहीं किया, तब एमपीसी कितना होगा 0, ठीक है। और एमपीसी 1 कब होगा, एमपीसी तब 1 होगा सर जब आपने जो भी इनकम एक्स्ट्रा कमाया ना, उतना का उतना पूरा पैसा अगर आपने खर्चा कर दिया। अच्छा तो इस साल आपका इंक्रीमेंट हुआ, आपका सैलरी बढ़ा, 10,000 से 20,000 हुआ, और आपका आपने डिसाइड कर लिया मैं 10,000 का एक नया ईएमआई खरीद लेता हूँ, कुछ नया खरीद लेता हूँ, तो उसमें क्या हुआ, आपका जो पूरा का पूरा इनकम जो आपका राइज हो रहा है, वो पूरा का पूरा आप खर्चा कर रहे हो, अगर ऐसा हो रहा है तो एमपीसी होगा 1, ठीक है। यही नीचे में आपका दिया हुआ है, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2 के लिए, हाँ, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1 के लिए, ये वाला 0, और ये हो गया 1 के 2 के, ठीक है। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम लोग हमेशा से पढ़े आ रहे हैं, जो कि एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच। सर देखो सीधा सा बात है, इनकम जो है पुअर लोगों का कम होता है, ठीक है, नेचुरल सा बात है कि उनका पैसा अगर बढ़ता भी है तो वो इतना ऑलरेडी रिक्वायरमेंट्स होता है कि वो पूरा का पूरा पैसा वैसे भी यूज होता है, दैट मीन्स वो पूरा का पूरा एमपीसी जो है 1 हो जाता है जनरली, दैट यूटिलाइज द एंटायर अमाउंट, ठीक है। But when it comes to rich, you're already earning a decent amount, right? You're already earning a decent amount. तो जनरली ऐसा होता है कि अगर आप एक्स्ट्रा पैसा कुछ कमाते हो तो आप उसको सेव कर लेते हो, दैट इज वाई एमपीसी जो है वो रिच लोगों का कम होता है इन कंपैरिजन टू, ठीक है। एंड आई स्टिल रिपीट, प्रोपेंसिटी का मतलब क्या है सर, इनकम का कितना पोर्शन अपन कंज्यूम कर रहा है। एवरेज में क्या बताया सर, उस इनकम में आप कितना एवरेज में कंज्यूम कर रहे हो ये बताओ, और प्रोपेंसिटी क्या, मार्जिनल क्या बताना है कोशिश कर रहे हैं, सर चेंज होने की वजह से, इनकम चेंज होने की वजह से आपका खर्चा भी कितना चेंज, बट जो बेस है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। दिस वाज अबाउट एपीसी एंड एमपीसी। आई होप कि आप लोग का ये टॉपिक जो है वो क्लियर है, ठीक है। माइंड योर रिवीजन है तो थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ, बट आई होप कि ग्रिप में आ रहा है बात, हाँ। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एपीएस, जैसे कि एपीसी था ना, वैसे सिमिलरली एमपी एपीएस और एमपीएस दोनों रहेगा। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव दोनों आपस में रिलेटेड, क्योंकि इनकम अगर आपने कमाया 1 रुपया
उसमें से अगर आपने 0.8 जो है वो खर्चा कर दिया तो सेविंग्स कितना किया 0. ठीक है, तो जैसे आपने कंजम्पशन समझा एकदम सिमिलर है सेविंग्स फंक्शन. ठीक है, कि उसमें था इनकम का कितना पोर्शन अपन ने कंज्यूम किया, इसमें है इनकम का कितना पोर्शन अपन ने सेव किया. ठीक है, इनकम इनकम का कितना पोर्शन अपन ने सेव किया. ठीक है, यहाँ पे देखो. तो सिमिलरली एपीसी कैसे लिख लेगा आपका, एपीसी कैसे लिख लेगा, सी बाय वाई या एस बाय वाई, एस बाय वाई. इसका मतलब क्या हुआ सर, इनकम का कितना पोर्शन आप सेव कर रहे हो. सिमिलरली एमपीएस कैसे लिख लेगा, ठीक है, एपीएस होगा. एमपीएस कैसे लिखा रहेगा, डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई, यानी कि इनकम चेंज होने की वजह से आपने कितना सेविंग्स, इनकम चेंज होने की वजह से आपने कितना सेविंग्स. ठीक है, ये वाला पार्ट है आपका, ये एक्चुअली इससे बहुत रिलेटेड है बोल के मैं इसको इतना डिटेल में नहीं करा रहा हूँ आपको, ये वाला पोर्शन आप देखो. ठीक है, और सिमिलरली एमपीएस जो है वो भी 0 एंड 1 हो सकता है, ये एग्जैक्टली एमपीसी का उल्टा है. ठीक है, एमपीएस जो है वो 0 कब होगा, एमपीएस 0 कब होगा, जब जो भी इनकम आपका बढ़ा था ना वो आपने क्या कर दिया, कंज्यूम कर लिया. तो अगर आपका आपने पूरा का पूरा इनकम अगर कंज्यूम कर लिया तो एमपीसी होगा 1, तो एमपीएस कितना हो जाएगा 0. ठीक है, और सिमिलरली एमपीएस जो है वो 1 कब होगा आपका, जब आपने पूरा का पूरा इनकम जो कमाया ना, इंक्रीज जो आपका कमाई हुआ आपका, वो आपने एक भी रुपया जो है एक्स्ट्रा कंज्यूम नहीं किया. माइंड यू कंज्यूम नहीं किया, एक्स्ट्रा कंज्यूम नहीं किया आपने, जो पहले आप कंज्यूम कर रहे थे उतना ही आप कंज्यूम कर रहे हो, एक्स्ट्रा कुछ कंजम्पशन नहीं कर रहे हो. उस केस में एमपीसी हो जाएगा 0 और एमपीएस हो जाएगा आपका 1. ठीक है, और गोल्डन रूल्स हमेशा आपको पता ही है कि एपीसी प्लस एपीएस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1 एंड एमपीसी प्लस एमपीएस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1. ये तो हमेशा काम में आपका आएगा ही आएगा, और आपस में ये लोग रिलेटेड भी काफी ज्यादा. ठीक है, दिस वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एपीसी एंड एपीएस, एमपीसी एंड एमपीएस. ठीक है, आई होप कि ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, और कोई डाउट होने से हाथों बताना मेरे को. ठीक है, कुछ भी पार्ट अगर समझ में नहीं आया ये वाला पार्ट से मेरे को बताना, मेरे को रिवाइज कराना, आपको फटाफट रिवाइज कराऊंगा मैं. ठीक है, अब है सम्स वाला पोर्शन. ठीक है, ये वाला पार्ट से आपका सम्स आता है. ठीक है, तो अभी जितना अपन देख रहा था ना अभी तक जितना. ठीक है, अभी जब जितना अपन देख रहा था पहले, उसके पहले अपन टेबल बना बना के निकाल रहा था. देखो कि भैया कितना कंजम्पशन होगा, कितना सेविंग्स होगा, अपन टेबल बना बना के निकाल रहा था ऐसे करके, कि पहले इनकम 100 रुपया हुआ तो कितना कंज्यूम किया, 200 रुपया हुआ तो कितना कंज्यूम किया. देखो यहाँ पे 300 रुपया हुआ तो कितना कंज्यूम किया, इस हिसाब से अपन निकाल रहा था. देखो यहाँ पे 200 हुआ, 300 हुआ, 400 हुआ, तो अपन कितना कंज्यूम करेगा ये अपन निकाल रहा था. ठीक है, बट अपने को एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो चाहिए, जिससे अगर अपने को कुछ बेसिक चीजें दे दे, अगर अपने को बेसिक चीजें दे दे तो अपन जो है कैलकुलेट कर सकता है कंजम्पशन को. ठीक है, तो बोला कि अगर आपको टेबल बनाने का मौका नहीं मिले, ठीक है, आपको मैं कुछ बेसिक डिटेल्स अगर दे दूं तो क्या आप उससे कंजम्पशन निकाल सकते हो. ये आंसर इज यस. कैसे निकालोगे, देखो कोई भी अमाउंट ऑफ कंजम्पशन अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, सी इज इक्वल टू, फॉर्मूला है सी बार प्लस बी इंटू वाई. ठीक है, जहां पे सी बार क्या है आपका, ऑटोनोमस कंजम्पशन. ठीक है, बी क्या है आपका, बी क्या है एमपीसी, और वाई क्या है आपका इनकम. मतलब कि सर इसका मतलब क्या हुआ, अगर कुछ भी आपको कंजम्पशन निकालना है, अगर कोई भी वक्त में कोई भी लेवल ऑफ इनकम में अगर आपको कंजम्पशन निकालना है तो आप कैसे निकालोगे. सर एक तो बेसिक कंजम्पशन है जो कि होगा ही होगा, चाहे आपका इनकम हो चाहे आपका इनकम ना हो, ऑटोनोमस कंजम्पशन तो होगा ही होगा. तो भैया सी बार को कर दो साइड. ठीक है, तो अगर कुछ भी कंजम्पशन निकालना है उसमें से ऑटोनोमस कंजम्पशन तो होगा ही होगा, तो इसको तो सर दो साइड. तो ये हो गया अपना अलग से साइड में. ठीक है, ये तो अपना होगा ही होगा, ये अपने को पता ही है. ठीक है, अब बात क्या है इसके आगे क्या लिखा है यहाँ पे, इसके आगे लिखा है बी इंटू वाई. बी इंटू वाई का मतलब क्या, तो सर एक तो हो गया ऑटोनोमस कंजम्पशन, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता है, चेंज हो नहीं हो कुछ भी हो सर इतना तो खर्चा लगेगा ही लगेगा. प्लस अब अगर हम लोग ने जितना भी चेंज है ना उसको अगर बता दिया, पहले तो बेसिक कंजम्पशन बता दिया ऑटोनोमस कंजम्पशन, साथ ही साथ में अगर आप लोग को मैंने चेंज इन कंजम्पशन बता दिया तो मेरे को टोटल कंजम्पशन मिल जाएगा. ठीक है, मतलब कि अगर मैं 0 लेवल ऑफ इनकम कमाता हूं
अगर मैं 0 लेवल ऑफ इनकम कमाता हूं, उसमें मेरा खर्चा हो रहा है 40 रुपया, ठीक है। अगर मैं 0 लेवल ऑफ इनकम कमाता हूं, उसमें मेरा खर्चा हो रहा है 40 रुपया, ठीक है। अब मैं अगर कमाता हूं 100 रुपया, उसमें मेरा खर्चा हो रहा है 120, ठीक है। तो मैं इसमें कैसे निकालूंगा मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ? देखो, एक तो 40 रुपया जो लग रहा है, ठीक है, राइट। 40 रुपया तो मेरा खर्चा लगेगा ही, चाहे हम इनकम कमाओ या ना कमाओ, मेरा 40 रुपया तो खर्चा लगेगा ही लगेगा। साथ ही साथ में मेरे को क्या लग रहा है, देखो एक्स्ट्रा खर्चा कितना हुआ आपका। इनकम कितना चेंज हुआ? 100 रुपया। खर्चा कितना चेंज हुआ? 80, राइट। चेंज इन एक्सपेंडिचर जो है कितना हो रहा है आपका? 100 रुपया चेंज होने की वजह से आपका खर्चा कितना हो रहा है? 80, ठीक है। यानी कि सर जो इनकम चेंज हुआ उसकी वजह से खर्चा कितना चेंज हो रहा है? 80। यानी कि 40 तो लगेगा ही लगेगा, प्लस नेक्स्ट स्टेप में आने की वजह से चेंज कितना हुआ? 80 रुपया। यानी कि अगर मैं 40 को चेंज इन खर्चा के साथ में जोड़ दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा? टोटल, जो कि कितना रुपया होगा? 130। 40 प्लस 80, यानी कि अगर मेरे को कोई भी लेवल पे कंजम्पशन निकालना है, मेरे को सिर्फ दो चीज चाहिए। क्या क्या चीज चाहिए? एक, सर ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है, प्लस क्या चाहिए आपको? चेंज ऑफ कंजम्पशन कितना हो रहा है। इनकम अगर मेरा बढ़ रहा है तो उसकी वजह से मेरा खर्चा कितना चेंज हो रहा है, चाहे वो 1 रुपया से भी बढ़ रहा हो, बट मेरा खर्चा कितना चेंज हो रहा है। तो अगर मेरे को स्टैटिक जो फिगर है वो मिल जाए, प्लस चेंजिंग फिगर मिलते रहे, ठीक है, तो मेरे दोनों को जोड़ेगा तो मेरे को क्या मिलेगा? टोटल। इसी हिसाब से फॉर्मूला जो है वो बना है। C इज इक्वल टू C बार प्लस B इंटू वाई, where C बार इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, B इज नथिंग बट MPC। आप अगर नोटिस करो तो जो मैंने अभी बताया कि आपका इनकम चेंज होने की वजह से खर्चा कितना हुआ, तो ये क्या है अल्टीमेटली? MP, ठीक है। तो MPC भी अगर आपने ले लिया तो आपका आंसर सही है, ठीक है। बात सही है, ठीक है, क्लियर है। तो अगर आपका कंजम्पशन फंक्शन अगर आपको निकालना है तो ये आपका तरीका है निकालने का, ठीक है। ओके, ये पार्ट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अगर सेविंग्स फंक्शन आपको निकालना है, याद रखना कंजम्पशन और सेविंग्स हमेशा आपस में रिलेटेड है, हमेशा, कभी मत भूलना। तो अगर आप सिर्फ कंजम्पशन में भी फोकस करोगे, कसम से बता रहा हूं, अगर आपको सिर्फ कंजम्पशन क्लियर है और एमपीसी एमपीएस का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी आंसर निकाल सकते हो, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको सम्स में, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज कभी नहीं होना कि ओ माय गॉड दो फॉर्मुलाज है, एमपीसी एपीसी इतना कुछ है, नहीं नहीं नहीं, दिमाग नहीं लगाना है। सम्स के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ दो चीज, एक एमपीएस प्लस एमपीसी इज इक्वल टू 1, ये एक चीज चाहिए। दूसरा, एमपीसी और एमपीएस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। नंबर 3, एक फॉर्मूला C इज इक्वल टू C बार प्लस B इंटू वाई। अगर आपको ये सिर्फ तीन चीज पता है तो आपको ही पता है, जितना जन ने भी सम्स किया है सबको पता है ये बात कि आप लोग कोई भी सम्स जो है कर सकते हो, ठीक है, कोई भी सम जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बट आप लोग के लिए और सेफ्टी रखने के लिए एक और सेविंग्स फंक्शन जो है वो भी सेम तरीका, देखो अगर ऊपर में C बार था, अगर मैं ऊपर में कंजम्पशन फंक्शन लिखूं C बार इज इक्वल टू C बार प्लस B इंटू वाई, इसका कंप्लीट ऑपोजिट जो होता है वो सेविंग्स होता है, क्योंकि अगर आपने 100 रुपया कमाया, 80 रुपया खर्चा किया, तो सेविंग्स कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा है? जो बच गया, जो बच गया, तो सेविंग्स भी जो आएगा वो क्या आएगा? जो बच गया। ऑटोनोमस कंजम्पशन करने के चक्कर में आप डिस सेविंग्स करते हो, तो डिस सेविंग्स वाला पोर्शन आ गया, प्लस एमपीसी के जगह में आएगा एमपीएस, तो अपन लिख सकते हैं 1 माइनस बी, क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, आपने सिर्फ क्या कर दिया, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, इनटू वाई, ठीक है। यानी कि माइनस सी बार प्लस एमपी एस इंटू वाई भी अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस एमपी बी क्या है? एमपी, एकदम सेम तरीके है, ठीक है। तो अगर आपको सोचो 1000 रुपए का इनकम है, कंजम्पशन फंक्शन से आपका कंजम्पशन है 800 रुपए का, तो सेविंग्स कितना होगा? 200 रुपए। तो आप चाहे इसको ऐसे निकालो, ठीक है, चाहे आप दूसरे तरीके से निकालो, बात बिल्कुल सेम है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड ना, ठीक है। तो ये चीज है, एकदम सिंपल, दिमाग लगाना नहीं, दो तीन से चीज दिमाग में रखो, ठीक है। क्या क्या चीज दिमाग में रखना, अगर कोई भी सम करना है तो आपको पहला चीज एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, ताकि अगर कोई भी चीज दिया हुआ है तो आप दूसरा निकाल सको, सबसे पहला चीज, ठीक है। नंबर 2 क्या बोला मैंने
कि आपको इन दोनों का मतलब पता रहना चाहिए। और दूसरा क्या है, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी इंटू वाई। अब इस दोनों से अगर आप प्ले कर सकते हो, ठीक है, तो आप कोई भी सम कर सकते हो, आप चाहे कोई भी सम उठा लो, ठीक है। हाँ, घुमा जरूर सकता है आपको, बट आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको सेविंग्स फंक्शन का दरकार ही नहीं है। अगर आप चाहे थोड़ा सा सम करने में टाइम लग सकता है, अगर आपका सेविंग्स फंक्शन भी क्लियर है ना, तो सम्स थोड़ा जल्दी हो जाता है, दैट्स अ ट्रू थिंग। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमको सिर्फ 2 फॉर्मूला से काम करना है, तो आप लोग वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ठीक है। एक बार सम्स ट्राई करना, अगर दिक्कत हुआ तो मेरे को बताना, ठीक है। हाथों हाथ सम्स ट्राई करना करने का आप लोग, ठीक है। ये वाला एक पार्ट हो गया आप लोग का, जो कि है सम्स वाला पोर्शन, ठीक है। इसको सम्स प्रैक्टिस करने के बाद ही आपका क्लियर होगा, ठीक है, मैं पहले ही बोल देता हूं आपका। एंड मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट नंबर 1, ठीक है, विच इज इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ठीक है। एक बार आओ, ये एक्चुअली इन्वेस्टमेंट फंक्शन वाला पार्ट नहीं है, इसके ऊपर आप लिख सकते हो मिसलेनियस टॉपिक्स। ये मिसलेनियस टॉपिक्स तो है भैया, तो अगर ना एग्जाम में बहुत बार पूछता है ये वाला पार्ट को, ठीक है, तो इसको मिस नहीं करने का आप लोग को, ठीक है। एग्जाम में देखा आप लोग, अगर थोड़ा सा भी पुराना पेपर्स अगर नोटिस करोगे आप लोग, तो इस वाला पोर्शन से ज्यादातर पूछा आपको क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, चैप्टर अपन कैसे मोल्ड किया, पहला यूनिट, पहले अपन समझा एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, उसके चार्ट्स वगैरह पढ़े, ठीक है। फिर एग्रीगेट सप्लाई, उसका चार्ट्स वगैरह पढ़ा। फिर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, ज्यादा कुछ है ही नहीं, देखो नोटिस करो तो ज्यादा कुछ है ही नहीं। उसके बाद अपन ने कंजम्पशन फंक्शन वाला पार्ट किया, जिसमें अपन सम्स वाला पार्ट, ये थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा बट हो जाएगा, ठीक है। और मिसलेनियस यूनिट्स, ये सबसे बड़ा यूनिट है, ये सबसे बड़ा यूनिट है इन एग्रीगेट डिमांड, सबसे बड़ा यूनिट जो है यूनिट नंबर 1 है, पर उसमें एज सच क्या है मेरे को बताओ, कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट हम सॉर्टिंग आउट करना है, जब रिवीजन करोगे ना इस तरह से सॉर्ट आउट कर लो, तो बहुत ईजी हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, खत्म, ठीक है। और लास्ट से कुछ मिसलेनियस टॉपिक है जो कि दिमाग से निकल जाता है, हाँ, तो आपको ध्यान देना ये वाला पार्ट को, ठीक है। ठीक है, आओ नंबर 1 इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास जो था उसमें बता दिया कि इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 टाइप का होता है। इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 टाइप का होता है, क्या क्या होता है 2 टाइप का इन्वेस्टमेंट, एक होता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। एक होता है आपका इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, दूसरा क्या होता है आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो कि इनकम के साथ में बढ़ता रहता है, ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट आपका इनकम के साथ में बढ़ता रहा है, देखो इनकम बढ़ता रहा है, यहाँ पे इनकम बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो भी बढ़ रहा है, ठीक है, चलेगा, ठीक है, ओके। तो ये इनकम बढ़ता रहा, वैसे वैसे आपका जो है, ठीक है, वैसे वैसे आपका क्या हो रहा है, इनकम आपका बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, ये हो गया आपका इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली आपका क्या है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है, जिसपे इनकम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये आपका बेसिक इन्वेस्टमेंट है जब तो करना ही पड़ेगा। तो ये क्या रहता है जनरली, इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, बिकॉज इस इन्वेस्टमेंट को फर्क ही नहीं पड़ता कि आपका प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इट डजंट रियली मैटर, ठीक है। इसको क्या मतलब है कि आपका इनकम अगर बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो भी इंक्रीज होता रहता है। तो ये पहला टाइप का विजिलेंस टॉपिक में था, जो कि था टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बेसिक, ठीक है। इसमें ना एक पार्ट खाली आपको रीड करना है, जब आप लोग पढ़ेगा ना, तो ये वाला पार्ट एक बार रीड कर लेना, हाँ, कि क्या होता है इन्वेस्टमेंट, आप लोग को पता है वैसे तो, इसलिए मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ बार बार, बट एक बार रीड कर लेना कि क्या है, जैसे क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, ठीक है, जैसे मशीनरी खरीदना, प्लांट खरीदना, ये सब चीजें जो इंक्रीज करता है प्रोडक्टिव कैपेसिटी इन रिटर्न, वो बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। कभी कभी पूछ लेता है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन में, अगर आप लोग डेफिनेशन लिख दो तो आप लोग क्वालिटी ऑफ आंसर्स जो है बहुत ऊपर हो जाता है। तो ये वाला डेफिनेशन को एक बार रीड कर लेना, बहुत ईजी डेफिनेशन है इनफैक्ट, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। एक बार इसको रीड कर लेना, ठीक है, इस वाला पार्ट को, ठीक है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट को डिटरमाइन करने के लिए कि कोई चीज में अगर अपने को इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, देयर आर 2 थिंग्स, बहुत बेसिक है ये तो, ठीक है, बहुत बेसिक है कि अगर आपको कोई बिजनेस में या फिर कोई भी चीज में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर ऊपर लिखना है आपको, तो ये लिखो कि किसी चीज में, ठीक है, इन्वेस्ट करना है या नहीं, ये आंसर करता है, ठीक है, ठीक है। किसी चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ये आप लोग को चेक करना है। कैसे चेक करेगा, देखो सीधा सा बात है, अगर अपन कोई बिजनेस करता है तो आपको पता है कि अपन उसमें प्रॉफिट वगैरह एज्यूम करता है ना, कि ये बिजनेस करेगा अपन तो अपने को ना फ्यूचर में इतना रिटर्न मिलेगा, ऐसा अपन कैलकुलेट करता है, राइट। तो अगर अपना, उसको बोलते हैं जो अपन जैसे जो भी बिजनेस करने वाले हैं, उसका अपन एस्टिमेट करते हैं, राइट, कि अपने को कितना रिटर्न मिलेगा।
तो अगर अपना रिटर्न है सोचो, उसको बोलते हैं अपन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, एमईआई। ठीक है, एमईआई क्या है, मतलब अगर आप लोग कोई एग्जांपल है, कोई पानी का आप बिजनेस कर रहे हैं, अब पानी के बिजनेस में आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एमईआई। सोचो अगर कोई बिजनेस है उसमें आप सोच रहे हो 18% है आपको रिटर्न मिलेगा, आगे जाके 18% का रिटर्न मिलेगा आपको। ठीक है, और दूसरा अगर आपको पता है कि आप बिजनेस करोगे तो आपको लोन वगैरह भी लेना पड़ेगा, अब लोन अगर लोगे तो उसमें आप इंटरेस्ट पे करोगे। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग आरओआई, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 12% है तो आपको ये बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए भैया? अगर कोई बिजनेस कर रहा है हम, उसमें हमको रिटर्न मिल रहा है 18%। ठीक है, अगर हमको बिजनेस कर रहा है उसमें हमको रिटर्न मिल रहा है 18% और उसका हमको पेमेंट करना है 12%, तो मेरे लिए प्रॉफिट कितना हो गया नियम से बताओ हमको? 8%। तो हम लोग को इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यू शुड बी हैप्पी डूइंग द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो हम लोग कब बोलेगा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? जब हम लोग का आरओआई लिखते हैं, पहले एमईआई लिख लेते हैं, एमईआई इज ग्रेटर देन। एमईआई बोले तो जो बिजनेस करने वाले हैं उसमें आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसका तरीका होता है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस आप बना सकते हो, उसके थ्रू आप बना सकते हो उसको कितना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आप दोगे, और आप जो लोन लेने वाले हो बैंक से उसमें आप कितना इंटरेस्ट पे करोगे। अगर उसमें डिफरेंस अच्छा है, आपको लगता है कि हाँ आप रिटर्न कमा सकते हो, तो डेफिनेटली आपको जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बैंक भी जो है यही देखकर मेनली जो है, इसके अलावा भी और कुछ चीज देखते हैं, बट इसको देखकर मेनली जो है बैंक्स भी डिसाइड करता है कि आपको लोन देना चाहिए नहीं देना चाहिए आपके बिजनेस के। ठीक है, इज आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो लास्ट के दो टॉपिक है इसमें, उसके बाद ये यूनिट आपका खत्म हो जाएगा, which is ex ante and ex post savings and investment। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बस टर्म थोड़ा अजीब अजीब दिया हुआ है, टर्म के ऊपर मत जाओ, कॉन्सेप्ट में जाओ, बहुत इजी है। एक्स एंटे का मतलब होता है, अगर आपको याद होगा तो, एक्स एंटे का मतलब होता है प्लान्ड। एक्स एंटे का मतलब क्या होता है? प्लान्ड। और एक्स पोस्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है, मतलब कि आपको लगा कि इस साल हम नेक्स्ट ईयर के लिए 2022, जब 2020 था तो अपन सोचा 2021 में अपन ना 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा। सोच के रखा था भैया मार्केट बहुत बढ़िया बढ़ा है, इस साल अपन नेक्स्ट ईयर जो है 2020 का बारे में बात कर रहे हैं, अपन सोचा नेक्स्ट ईयर अपन पक्का इन्वेस्टमेंट करेंगे 10,000। अपन इन्वेस्टमेंट किया 12,000। ठीक है, ये हो गया आपका एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट बोले तो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, कितना प्लानिंग किया था। और ये क्या हो गया आपका एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट बोले तो अपन ने कितना एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स एंटे बोले तो प्लान्ड, एक्स पोस्ट बोले तो एक्चुअल। पोस्ट जैसे होता है ना, पोस्ट वर्ड जो है, पोस्ट डेटेड, पोस्ट वर्ड जो है वो बाद में होता है जनरली, तो इसलिए पोस्ट जो है वो एक्चुअल से रिलेटेड, क्योंकि एक्चुअल जो है जनरली बाद में आता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग दिमाग में रख सकते हो, एंटे तो आपको दिमाग में बैठ ही जाएगा, अगर पोस्ट दिमाग में रह गया तो एंटे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो कभी भी आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा कि एक्स एंटे एक्चुअल था या एक्स पोस्ट एक्चुअल था। भैया पोस्ट वर्ड, पोस्ट मतलब बाद में, और बाद में जनरली क्या होता है, रिजल्ट जो है वो बाद में आता है। आप जब एग्जाम दिया, आपको लगा मेरा एग्जाम अच्छा किया, 80 आएगा, एक्चुअली में आया 83, तो वो क्या क्या बाद में आया पोस्ट, तो वो क्या हो गया एक्चुअल। ठीक है, दिस इज एक्स एंटे एग्जाम्स आपके केस में। ठीक है, सिमिलरली सेविंग्स भी हो सकता है, आपने सोचा था नेक्स्ट ईयर, मतलब 2022 में सोचो, आपने सोचा प्लान किया था कि 1 लाख रुपए सेव करूंगा, और 2022 में आपने एक्चुअली सेव किया 80,000 रुपया, तो 1 लाख रुपए क्या हो गया? एक्स एंटे सेविंग्स, और 80,000 रुपया क्या हो गया? एक्स पोस्ट सेविंग्स। बस आइए, ठीक है, इतना इजी, और एग्जाम में हमेशा पूछ लेता आपको। ठीक है, अब मेरे को बात बताना, सम्स में, सम्स में अगर आपको बोला है कि एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट करो, मैंने बोला आपको एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट करना है। एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट्स क्या है? सी प्लस आई। ठीक है, सी प्लस आई, एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट्स क्या है? सी प्लस आई। अब सी के लिए आपको डिटेल्स दिया हुआ है, ऑटोनोमस कंजम्पशन दिया हुआ है, एमपीसी वगैरह दिया हुआ है, तो अब उससे कंजम्पशन फंक्शन तो निकाल लोगे। यानी कि अगर एग्रीगेट डिमांड आपको निकालने बोला, ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम का क्वेश्चन है। हाँ, कि आपको बोला एग्रीगेट डिमांड निकालने के लिए, आपको क्या बोला कि आप एग्रीगेट डिमांड निकालो। ठीक है, कैलकुलेट एग्रीगेट डिमांड। नाउ एग्रीगेट डिमांड जो है इट हैज टू कंपोनेंट्स, सी एंड, मैंने क्वेश्चन में दिया आप लोगों को कि ऑटोनोमस कंजम्पशन है 40। ठीक है, एमपीसी आपका दिया हुआ है 0.80। ठीक है, इनकम है सोचो 1,000 रुपए का। ठीक है, और आपको लिखा मैंने एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट्स जो है वो है आपका 500 का, मैं आपको बोल रहा हूँ एडी निकालो।
तो पहले अपन ये सब चीजों से कंजम्पशन फंक्शन निकाल लेता है। कैसे निकालेगा? C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी इंटू वाई, बोले तो 40 प्लस 0.80 इंटू 1000, कितना हो गया ये? 800 होगा ना, 800 प्लस 40 तो 840 करोड़ हो गया आपका। ठीक है, ये आपका सी आ गया, कंजम्पशन फंक्शन से सी आ गया आपका। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट आपको कौन सा चाहिए, कौन सा चाहिए? एग्रीगेट डिमांड जो है वो एस्टिमेटेड होता है या एक्चुअल होता है? एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई जो है वो एस्टिमेटेड होता है या एक्चुअल होता है? वो क्या होता है? वो क्या होता है? एस्टिमेटेड होता है। ठीक है, और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट और एक्स एंटे सेविंग्स में एस्टिमेटेड कौन सा होता है? एक्स एंटे होता है या एक्स पोस्ट होता है? एक्स एंटे होता है। तो ये देखो, अल्टीमेटली ये भी क्या ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ही दिया हुआ है। कंफ्यूज नहीं होना कि अगर बाई चांस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, आपको एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट दे दिया, कंफ्यूज मत होना, बात तो बिल्कुल सही में वहां पे भी एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट था, यहाँ पे भी एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट ही है, सिर्फ टर्म चेंज कर दिया। यानी कि आपका एग्रीगेट डिमांड कितना होगा? 840 प्लस 500, आपका आंसर आ जाए। यही आपका सबसे ट्रिकी क्वेश्चन जो आपको बताया ना, ये इसी टाइप का आता है। इसमें बस ये लोग क्या करेगा, एमपीसी की जगह एमपीएस दे देगा, हल्का फुल्का घुमाएगा आपको, और कुछ नहीं। ठीक है, इतना ही पूछता है, इसी टाइप का सम्स भी आपको पूछता है। तो ये रहा आपका। ठीक है, तो ये लिंक कर लेना आप लोग एक बार के लिए, एक्स एंटे वाला पार्ट का सम्स को पूछ लेता है कभी कभी। हाँ, इसको ऐसे सम से साथ में लिंक कर लेता है वो लोग। ठीक है, ये है आपका। और लास्ट चीज जो आपको पढ़ना है इस यूनिट से, ठीक है, वो है टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये एकदम अलग ही टॉपिक है, बट ये आपका रेलेवेंस जो है इसका फुल एम्प्लॉयमेंट का, ये आपका आता है सेकेंड यूनिट में। ये क्यों पढ़ रहे हो ये टर्म्स को? इसका रेलेवेंस आता है आपका सेकेंड यूनिट। ठीक है, जब आप लोग इनकम डिटर्मिनेशन वाला पार्ट पढ़ते हो तो उसमें आपको समझ में आएगा कि आखिरकार ये वाला टर्म्स अपन क्यों पढ़ा। ठीक है, सबसे पहला क्या लिखा? फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का ये मतलब नहीं होता है कि सबके सबको जॉब मिले, ऐसा नहीं कि सबको जॉब मिल गई। ठीक है, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, जो लोग विलिंग है एंड एबल है, क्या बोला मैंने? जो लोग क्या बोला मैंने? जो लोग विलिंग है, जो लोग विलिंग है एंड एबल है टू गेट वर्क, जो विलिंग है एंड एबल है टू गेट वर्क। ठीक है, जो विलिंग था, मेरे को इच्छा है और मैं एबल हूँ, मेरे को काम मिलना चाहिए, और मेरे को काम अगर मिल जाए, जितने भी इंडिया में लोग हैं जो लोग विलिंग है और जो लोग एबल है और उनको काम अगर मिल जाए, उसको हम लोग बोलेंगे फुल एम्प्लॉय। क्या बोलेंगे उसको? फुल। ठीक है, यानी वो जितना जितना डिमांड हो रहा है काम का, उतना ही सप्लाई भी है, काम लोगों को मिल रहा है विदाउट एनी डिफिकल्टी। पूरा इंडिया में सबको जॉब मिले ये जरूरी नहीं है, बट जो लोग एटलीस्ट विलिंग है और जो एबल है उनको काम मिल रहा, दिस इज नोन एज फुल एम्प्लॉय। क्या बोलते हैं इसको? फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब फुल एम्प्लॉयमेंट के भी अंदर भी कुछ कुछ अनएम्प्लॉयमेंट आ सकता है। ठीक है, क्या क्या अनएम्प्लॉयमेंट आ सकता है? नंबर वन वॉज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी। मतलब क्या होता है जनरली कि अगर कोई इंसान जो वर्कर है वो अगर एक जॉब से दूसरा जॉब में जा रहा है, ठीक है, अगर वो एक जॉब से दूसरा जॉब में स्विच कर रहा है, ठीक है, तो उस शिफ्ट की वजह से कभी कभी वो बीच में जो टाइम होता है ना, जब एक जॉब से दूसरा जॉब में शिफ्ट कर रहा था, तो टेम्परेरी पीरियड के लिए अनएम्प्लॉयड रहता है, उसको बोलता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। सिंपल, मतलब ये बेसिकली ऐसे कोई अनएम्प्लॉयड नहीं है, वो बस वो टेम्परेरी पीरियड के लिए 2-4 दिन, हफ्ता भर, 10 दिन के लिए वो अनएम्प्लॉयड हो जाता है, उसको बोलता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। दिस इज अ पार्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, स्ट्रक्चरल भी सेम है कि अगर सोचो कोई बिजनेस जो है वो कोई नया स्ट्रक्चर चेंज किया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्लास में कि पहले टैली यूज कर रहा था, तो आपको टैली पूरा मस्त यूज करना आता था, ठीक है, आप हैप्पी थे। फिर वहां से लोग एसएपी में चले गए, ये भी एक टाइप का सॉफ्टवेयर है, टैली भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, एसएपी इज मैनेजमेंट कम्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, राइट? तो आपको पहले क्या है, इसको सीखना पड़ेगा, और जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप एसएपी यूज नहीं कर सकोगे, तब तक आप काम कर नहीं पाओगे, ठीक है, तब तक आप अनएम्प्लॉयड रहोगे। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये कब होता है आपका? जब आपका बिजनेस जो है एक स्ट्रक्चर चेंज करता है, और जब तक आप इस स्ट्रक्चर को सीखते नहीं हो, जब तक आप इस स्ट्रक्चर के जब स्ट्रक्चर के लय में नहीं आते, तब तक आप जो है अनएम्प्लॉयड रहते हो। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, बट ये भी टेम्परेरी पीरियड के लिए ही है, समझ रहे हो? जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप अनएम्प्लॉयड हो, जब आप सीख जाओगे इसको तब आप भी एम्प्लॉयड हो जाओगे। इसलिए इसको इतना सीरियसली ले लेते, इतना टेंशन वाली बात नहीं है, इसलिए इसको फुल एम्प्लॉयमेंट का पार्ट ही मानता है, चाहे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो चाहे वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये सेम है चीज, आपका एडिट कर सकते हो इसको। नेक्स्ट है आपका इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या है आपका कि भैया मेरे को काम करना है, ठीक है, मेरे को काम करना है, ठीक है, मैं एबल भी हूँ, बट मेरे को जॉब नहीं मिल रहा है। ठीक है, मैं काम करने के लिए रेडी। देखो 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हाँ, कि मैं विलिंग हूँ, मैं एबल भी हूँ, ठीक है, मैं विलिंग हूँ,
मैं एबल भी हूँ और मैं एग्जिस्टिंग वेज रेट में काम भी करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं विलिंग हूँ, मैं एबल हूँ और मैं एग्जिस्टिंग वेज रेट में काम भी करना चाहता हूँ, बट मेरे को काम नहीं मिल रहा है। इसको बोलता है इनवॉलेंट्री। मेरी इच्छा नहीं है बट मेरे को काम ही नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँ, मैं अनएम्प्लॉयड हो गया हूँ, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एंड लास्ट इज वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपका स्वैग के चक्कर में आपको जॉब नहीं मिल रहा। भैया आप विलिंग एबल हो, सब कुछ हो, बट आपको एग्जिस्टिंग जो वेज रेट है ना, आपको बोला 30,000 रुपया दूंगा, आप बोला मैं 30,000 में काम नहीं करूंगा, मैं मेरे को 40 चाहिए, और उस 40 के चक्कर में आपको जॉब नहीं मिल रहा है। इसको बोलते हैं वॉलेंटरीली अनएम्प्लॉयड। ऊपर वाले में क्या था कि आप एग्जिस्टिंग वेज रेट में भी काम करने के लिए रेडी थे, ऊपर वाले केस में आप एग्जिस्टिंग वेज रेट में भी काम करने के लिए रेडी थे, ठीक है। बट इन द केस ऑफ वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि आपको जो एग्जिस्टिंग वेज रेट है वो समझ में नहीं आ रहा है, उसके चक्कर में आप क्या हो, आप अनएम्प्लॉयड हो। समझ में आया आप लोगों को ये वाला पार्ट? दिस इज यूनिट नंबर 1, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट नंबर 1 वी हैव कंप्लीटेड इन अराउंड